सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पर लेक्चर नंबर 4। हम लीनियर अलजेब्रा का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर हमारी 1 चल रही है। ठीक, यूनिट 1 की आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर स्पैन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। ठीक, कोई अगर हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का हमारा, तो उसका हमारा लीनियर स्पैन क्या होता है और इसको कैसे डिनोट करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, आपको अगर ये पता करना है कि इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए करिए। हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाला है। ठीक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, लीनियर स्पैन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी और एफ क्या, यहाँ पे देखिए हमने पहले फिर लिख लिया है, नहीं तो लिखने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है पूरा हमारा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, लेट बी ओवर एफ है वेक्टर स्पेस। हमारा बी ओवर एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है, और इसका यस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन द लीनियर स्पैन ऑफ यस इज डिनोटेड बाय एल एस। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, एल एस से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये डिफाइन कैसे होता है, एल एस में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यस। एल एस में क्या होता है, मतलब यस के जितने भी पॉसिबल हों लीनियर कॉम्बिनेशन, वो सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी हमारा यस में मान लीजिए इस टाइप के एलिमेंट हैं, अगर मान लीजिए A1 A2 एन टाइप के एलिमेंट हैं। ठीक, एलएस में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इस सेट से जितने भी पॉसिबल हो लीनियर कॉम्बिनेशन वो सारे एलएस में होंगे। तो मान लीजिए जैसे अगर हम इससे हम लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई एलिमेंट बनाना चाहें, तो अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 डॉट डॉट अल्फा एन AN, ये एलिमेंट भी हमारा उसी में होगा। मान लीजिए अल्फ़ा की जगह आप हम जीरो रख सकते हैं। ठीक, अल्फ़ा 1 की जगह अगर आप जीरो रख दीजिए तो ये एलिमेंट तो पूरा हमारा जीरो बन जाएगा। ठीक, जीरो के इक्वल तो क्या बचेगा, अल्फ़ा 2 A2 डॉट डॉट अल्फ़ा एन से AN। तो ये भी एलिमेंट हमारा एलएस में पाया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम अल्फ़ा एन को जीरो रख दिए, तो अल्फ़ा एन जीरो है, तो अल्फ़ा 2 A2 प्लस अल्फ़ा 3 A3 से डॉट डॉट अल्फ़ा n-1 n-1, ये जो एलिमेंट है ये भी हमारा एलएस में होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई एलिमेंट ए है, ए हमारा एस से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा डॉट ए लिख सकते हैं। अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 लिख दें, 1 ले लें, तो 1 डॉट ए बराबर ए होगा, और ये भी हमारा एलएस से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई ए, मान लीजिए ए अगर हमारा एस से बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारा एलएस से भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि हम ए को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। कैसे, 1 डॉट ए हम लिख सकते हैं ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, और सारी स्केलर्स हम जीरो ले लेंगे। ठीक, ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई A1 हमारा यस में है, तो इसको हम 1 डॉट A1 प्लस जीरो, इधर का हम इरेज करते रहे, 1 डॉट A1 प्लस, सॉरी यहाँ पे A2 प्लस जीरो एफ डॉट A3 जीरो एफ डॉट AN ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा ए जो है एलएस से बिलोंग कर जाएगा ना, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एलएस होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि एलएस हमारा, ये पहले ये समझ लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट हमारा ए में है, एस में बिलोंग करेगा, तो वो जो है हमारा एलएस में भी बिलोंग करेगा। ठीक, आइए हम कुछ यहाँ पे नीचे हम रिमार्क देखते हैं। ये रिमार्क पहला है क्या, एलएस जो होता है ये हमारा सब स्पेस होता है। ठीक, एलएस क्या होता है, हमारा सब स्पेस होता है। सब स्पेस दिखाने के लिए आपको पता है कि आप दो एलिमेंट लीजिए, अल्फा बीटा कहाँ से लेंगे, फील्ड से लेंगे। पहले तो इसको आप नॉन एम्प्टी दिखाइए। ठीक, एलएस को देखिए, किसी को आप सब स्पेस प्रूफ करना है तो नॉन एम्प्टी, क्योंकि हमें पता है यस हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एलएस भी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, तो देखिए अल्फा बीटा हम फील्ड से लेंगे, एलएस को सब स्पेस दिखाने के लिए आप कैसे दिखा सकते हैं, अल्फा बीटा फील्ड से लीजिए, और कोई एलिमेंट ए कॉमा बी हमारा एलएस से लीजिए। ठीक, एलएस से ले लीजिए, तो एलएस में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, अगर हमारा यस में इस टाइप का एलिमेंट है, हमने मान लिया है A1 A2 से AN तक, तो एलएस में किस टाइप के एलिमेंट, अगर कोई हमारा ए और बी एलएस से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ए जो है इस इन सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 अल्फा एन AN, और बी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे कोई स्केलर अलग होगा, A1 प्लस बीटा 2 A2 डॉट डॉट बीटा एन AN।
यानी कि अगर कोई ए और बी हमारा एल से बिलोंग करेगा तो इन सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा। यहाँ पे आप अल्फा 1 अल्फा 2 ये कहाँ है, स्केलर्स हैं, वेयर आप लिख सकते हैं वेयर अल्फा 1, इधर हम लिख, थोड़ा सा हम इधर अगर आपको बताना चाहें तो वेयर, यहाँ पे हम वेयर अल्फा 1 और अल्फा 2 अल्फा एन क्या है, ये सारे हमारे फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, स्केलर है, ठीक। और हम क्या कह सकते हैं, दूसरा रिमार्क हमारा क्या है, दूसरा रिमार्क हमारा ये है, ठीक, कि एल जो है स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। हाँ, तो पहले मैं ये बता रहा कि आपको प्रूफ करना था ना, कि ये फील्ड्स हैं, ठीक। अब हमें सब स्पेस दिखाने के लिए अल्फा ए प्लस बीटा बी को भी हमारा एल से दिखाना है, ठीक। तो मान लीजिए अल्फा ए क्या था, अब ए में उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ए की वैल्यू हमने ये लिखा था ना, अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 ऐसे करके ना, तो इसमें जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा अल्फा 2 A2 डॉट डॉट अल्फा अल्फा एन ए एन। और बीटा बी करेंगे तो क्या होगा, बीटा बीटा 1 A1 प्लस बीटा बीटा 2 A2 से बीटा बीटा एन ए एन। अब इसको ऐड कर दीजिए, अल्फा ए प्लस बीटा बी, इसको ऐड करेंगे तो कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन होता, तो क्या हम ऐड करके डायरेक्ट सीधा कॉमन ले रहे हैं, ठीक। ऐसे नहीं तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले बता देते हैं। देखिए अल्फा अल्फा 1 A1 प्लस बीटा बीटा 1 A1, ठीक। फिर ये वाला इसमें प्लस होगा, ठीक, अल्फा अल्फा 2 A2 प्लस बीटा बीटा 2 A2 ऐसे जाएगा ना। जब आप इसमें सब कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1 A1 प्लस अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा 2 A2 ऐसे एन तक जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हम इसको भी अगर इस A1 A2 A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो हमारा अल्फा ए प्लस बीटा भी तो हमारा एल एस से ही हो जाएगा। एल एस से क्यों होगा, एल एस में क्या होते हैं, अगर हम एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो हमारा एल एस में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए A1 A2 से AN तक, ये हम इसको अल्फा ए प्लस बीटा बी को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। यहाँ पे अल्फा अल्फा 1 बीटा बीटा 1 तो हमारा स्केलर्स ही है ना। तो मान लीजिए कोई नया स्केलर को गामा मान लीजिए, तो गामा A1 प्लस गामा A2 ऐसे आप देखिए, तो हम स्केलर से इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पा रहे हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो एलिमेंट आएगा, ये जो एलिमेंट आएगा हमारा, ये एल एस से हमारा बिलोंग कर जाएगा। इसीलिए हम दिखा दिए कि अल्फा ए प्लस बीटा भी हमारा एल एस से हो गया। तो सब स्पेस आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। बाकी ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप जानते रहिए कि एल एस भी हमारा सब स्पेस होता है। और दूसरी बात कि एल एस हमारा क्या होता है, एल एफ इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस विच कंटेन एस। एल एस जो है यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस होता है, ठीक। अगर मान लीजिए डब्लू डब्लू हमारा कोई सब स्पेस है और एल एस भी हमारा सब स्पेस है, तो इसमें जो है एल एस जो है सबसे छोटा सब स्पेस होता है जो कि हमारा यस को कंटेन करता है, ठीक। ये बात आप जानते रहिए। आइए हम नया टॉपिक हम बताते हैं, क्या सब स्पेस जनरेटेड बाई सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। सब स्पेस जनरेटेड बाई सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। मान लीजिए हमारा डिफिनेशन क्या कहती है, लेट V over F, let V over F is a vector space and F is a subset of B, then the subspace of a vector space generated by S is denoted by, इसको हम अगर देखिए कोई सब स्पेस जनरेटेड बाय यस से हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। और डिफाइन कैसे होता है, ये है स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस विच कंटेन यस। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यस जनरेट्स, ठीक, यस जनरेट्स, ठीक, जनरेटर सेट, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम एल एस से भी करते हैं, ठीक ठीक। तो सब स्पेस जो कि हमारा यस से जनरेट होगा उसको हम इससे डिनोट करेंगे, ठीक, ऐसे इन स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस विच कंटेन यस डिफाइन कैसे होता है, ठीक। आइए हम एक थ्योरम देखते हैं जो कि हमारे पेपर में आती है, आप देखिएगा, आप अनसॉल्व निकाल के देखिएगा। तो ये हमारा पूछा जा चुका है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 2014 में जब आप देखेंगे अनसॉल्व निकालिए तो वहाँ पे ये पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, ठीक। तो आप अच्छे से समझिएगा क्या कहती है ये थ्योरम। लेट बी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड एफ इज, एस में कैसे एलिमेंट है, A1 A2 डॉट डॉट AN तक एलिमेंट है, बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दिया गया है कि यस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक। हमने आपको बताया है लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगर हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, इसका मतलब यस को अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 से अल्फा एन AN तक अगर हम लिखेंगे और ये हमारा जीरो की इक्वल करेंगे तो यहाँ पे सारे स्केलर्स जीरो होंगे।
ठीक, सारे स्केलर्स हमारे 0 होंगे तभी ये एलआई होता है। ठीक, तो आई होप आपको मैंने ये पहले भी बता चुका है तो आपको पता होगा। ठीक, कि एलआई और एलडी क्या होते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि यस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है सबसेट ऑफ बी, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ बी है। एंड कोई ए है हमारा जो कि बी से बिलोंग कर रहा है सच दैट ए हमारा एलएस से नहीं बिलोंग कर रहा है। एलएस भी हमने आपको बता दिया, एलएस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। देन अगर ये हमारा कोई सेट कंसीडर करें a1 a2 डॉट डॉट an और इसमें a एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ बी वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ। ठीक, क्या कहा गया है कि अगर हमारा कोई एक यस है, ये यस दिया गया है ना, अगर कोई हमारा यस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस है और कोई ए अगर हमारा वी से बिलोंग कर रहा है और वो ए एलएस से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हम उस ए को अगर इस एस वाले सेट में डाल देंगे तो ये सेट भी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बना रहेगा। ठीक, तो आइए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसको आप देख लीजिए पेपर में आए प्रूफ क्या दिया गया है, वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस एंड S is equal to the a1 a2 an b लीनियरली b नहीं इज दिया गया है ना, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक, ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, लेट a belong to V such that A does not belong to LS। ठीक, कंसीडर एक हम सेट कंसीडर करेंगे, कंसीडर यस टू एक सेट हम मानेंगे जिसमें हम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है ए वाला डाल देंगे। ठीक, A1 A2 an से और इसमें ए भी हम डाल देते हैं। ठीक, अब इसको हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। ठीक, यही हमें प्रूव करना है कि ये यस टू हमारा सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और इसके लिए हम उसका सारा 0 दिखाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा 1 a1 प्लस अल्फ़ा 2 a2 प्लस अल्फ़ा an प्लस अल्फ़ा a बराबर 0। ठीक, लेट ठीक, लेट अल्फ़ा 1 a1 अल्फ़ा 2 a2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा an प्लस अल्फ़ा a बराबर 0 है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n अल्फ़ा भी हमारा सारे स्केलर्स इसके 0 हैं, यानी कि ये अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा तक, अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n अल्फ़ा भी हमारा सारा स्केलर 0 है। तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ तक का सारे स्केलर्स तो 0 ही है, यहाँ तक का सारा स्केलर्स तो हमारा 0 है, क्योंकि ये पहले ही कहा है कि इतना हमारा एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है ना, तो ये हमारा एल दिया गया है, तो इतना तो स्केलर्स हमें 0 है ही, हमें पहले से पता है। बस अगर हम इस अल्फ़ा को और 0 दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा, तो ये हमारा सेट एल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आगे हम क्लेम करेंगे। क्लेम क्या करेंगे, क्लेम यहाँ पे लिखते हैं क्लेम, क्लेम अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो ये हमारा एल हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा एल है ही, बस इसी को हमें और 0 दिखा देना है। सॉरी, क्लेम हम करना है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लेम करेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तभी तो ये हमारा एल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्लेम किया कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है, तो आइए इसको हम प्रूफ करना पड़ेगा ना, हमने अगर क्लेम किया है तो आइए प्रूफ। तो हम मान लेते हैं इधर से करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ नीचे थोड़ा जगह नहीं है, तो इधर हम करते हैं। तो हमने क्या लिखा है, क्लेम अल्फ़ा इज 0। ठीक, 0 एफ क्यों लिखा है, क्योंकि ये फील्ड है, स्केलर्स है ना, तो हम इसलिए 0 एफ छोटा सा एफ लिख दिए। ठीक, तो चलिए इफ पॉसिबल सपोज दैट हम मान लेते हैं, इफ पॉसिबल कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको हम 0 प्रूव करेंगे। ठीक, इफ पॉसिबल सपोज दैट
सपोज दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगर अल्फा हमारा 0 के बराबर नहीं है तो ये अल्फा जो है हमारा एफ स्टार से बिलोंग करेगा, ठीक। एफ स्टार हमने बताया था, एफ में से अगर हम 0 निकाल देंगे, एफ स्टार का मतलब कि अगर अल्फा हमारा 0 नहीं है तो ये नॉन जीरो होगा, और सभी नॉन जीरो का, क्योंकि अल्फा हमारा कहाँ से है, अल्फा हमारा फील्ड से है ना, तो फील्ड के एलिमेंट के सारे अबेलियन ग्रुप होता है एफ प्लस के साथ, तो हमारा अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक, उसका हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा एम्प्लाई क्या करेगा कि अल्फा इनवर्स बिलोंग टू द फील्ड, ठीक, सच दैट अल्फा अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स अल्फा बराबर 1। अगर ये अल्फा हमारा फील्ड का एलिमेंट है, हमने आपको पहले बताया था, अगर अल्फा हमारा कोई फील्ड का एलिमेंट, जैसे अगर 1 है, 1 अगर हमारा एफ से बिलोंग कर रहा है, सॉरी अगर मान लीजिए आपको कोई हमारा 2 है, अगर ये एफ से बिलोंग कर रहा है और हमें पता है कि एफ स्टार डॉट के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप होता है, हमने आपको बताया फील्ड की कंडीशन होती है एफ स्टार डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप में हमारी इनवर्स की कंडीशन होती है, यानी अगर हमारा 2 बिलोंग कर रहा है तो 1/2 भी बिलोंग करेगा, और सच दैट 2 इंटू 1 ये क्या होता है 1 के बराबर होता है। इसीलिए हमने क्या कहा कि अगर हमारा अल्फा एफ स्टार से बिलोंग कर रहा है तो हमारा अल्फा इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और जब इसको हम अल्फा अल्फा इनवर्स करेंगे या फिर अल्फा इनवर्स अल्फा करेंगे, वो हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के बराबर होता है, इसलिए 1 के बराबर होता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने माना था, इधर देखिए, जो हमने यहाँ पे ये माना था इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, और हम इसी को यूज करने जा रहे हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 इज रिटेन एज इक्वेशन नंबर 1 इज रिटेन एज, कैसे हम लिख सकते हैं इसको, अल्फा ए इज इक्वल टू द माइनस ऑफ अल्फा 1 A1 प्लस माइनस ऑफ अल्फा 2 A2 प्लस डॉट डॉट माइनस ऑफ अल्फा एन AN। इसको हमने कैसे किया, बस कुछ नहीं, बस हमने यहाँ पे अल्फा ए था ना, ये सारे एलिमेंट्स को हमने उस साइड भेज दिए तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, और कुछ किया नहीं है। अब क्या होगा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अल्फा 1, इसको अल्फा को इधर ला रहे हैं, अल्फा इनवर्स A1 प्लस माइनस ऑफ अल्फा 2 अल्फा इनवर्स A2 प्लस डॉट डॉट माइनस ऑफ अल्फा इनवर्स AN। यानी कि हमने क्या देखा कि A को हम A1 A2 से AN तक उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, जो कि सारा ये एलिमेंट्स कहाँ का है, यस का है। अगर हम A को एलिमेंट ऑफ यस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, A हमारा बिलोंग करेगा LS से ना। क्यों हमने ऐसा कह पाया, क्योंकि ये A जो है हम, ये तो हमारे स्केलर्स ही है ना, ये हमारे स्केलर्स है, और हम देख पा रहे हैं कि A को हमने S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, तो इसीलिए A हमारा LS से बिलोंग करेगा, विच इज विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा दिए गए है ना कि ए हमारा वी से बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए हमारा एल एस से नहीं बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब हमने माना कि अल्फा बराबर 0 नहीं है, अल्फा बराबर जब हमने माना 0 नहीं है, तब ऐसा केस हमें मिला, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्यों नहीं पॉसिबल है, इस वाले को हम इरेज कर सकते हैं, बिकॉज अल्फ ए डजेंट बिलोंग टू एल एफ, ठीक, ए हमारा एल एस से नहीं बिलोंग करता है, तो हेंस अल्फा बराबर 0, अल्फा को हमने 0 रख दिया, अल्फा को हमने 0 पुट अल्फा बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम अल्फा बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 प्लस डॉट 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 अल्फा एन AN, वो वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। और हमें पता है कि ये सारा हमारा एस का एलिमेंट बचा, तो ये क्या अप्लाई करेगा कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बराबर अल्फा एन तक सारा 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या है, यहाँ से हमारा अल्फा 0 हो गया और यहाँ से हमारा अल्फा एन तक 0 हो गया, तो हेंस हेंस अब हम क्या लिख सकते हैं, हेंस यस टू इज ये लाई,
हमने जो एस सेट को माना था उसको हमने एल प्रूफ कर दिया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों कहा? क्योंकि हमने अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 से अल्फा n प्लस अल्फा ए बराबर 0 और हमने सारे स्केलर्स को 0 प्रूफ कर दिए। ठीक, इसीलिए हमारा एल आई हो गया। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम अगला कंसेप्ट की तरफ अपने बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस ये क्या होता है? आइए, बेसिस क्या होता है? देखिए, पहले आप डेफिनेशन देखिए। लेट V ओवर F is a vector space and S is the subset of V, then S is called basis of a vector space V over F if। अगर कोई S हमारा V का सबसेट है तो उसे हम बेसिस कह देंगे कब? जब ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो रही तुरंत हम उसको बेसिस बोल देंगे। क्या? पहली कि S हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V होना चाहिए। दूसरा कि S जो है जनरेट कर पाए V को, पूरे V को जनरेट कर पाए। S पूरे V को जनरेट कर पाए, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमारा एलिमेंट V से बिलोंग कर रहा है तो हम उसको S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक, तभी तो वो जनरेट कर रहा है S ना। यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट V में नहीं है जिसको हम S से जनरेट नहीं कर सकते। S से जनरेट करने का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट को हम S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, चाहे जो एलिमेंट होगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यस हमारा पूरे V को जनरेट कर सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं, तो दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा कि यस हमारा एल होना चाहिए और यस हमारा जनरेट होना चाहिए। अब आइए हम एग्जाम्पल से बताते हैं कि आखिर बेसिस होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम कंसीडर वेक्टर स्पेस R3 ओवर R। ठीक, अब मान लीजिए हमने एक सेट लिया जिसको हम बेसिस कह रहे हैं 1 0 0। R3 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? उसमें 3 टपल टाइप के एलिमेंट होंगे ना, तो इसीलिए मैं ऐसे ले रहे हैं 0 1 0 0 0 1। ये क्या है? क्लियरली हम कह सकते हैं कि यस हमारा सबसेट है R3 का ना, R3 का सबसेट है ना। ये हमारा बेसिस है R3 का, जिसको हम स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसको हम R3 का स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। अब हमने दोनों बातें जो बोली है कि ये हमारा एल होना चाहिए और ये हमारा जनरेट करना चाहिए वी को। तो सबसे पहले हम आपको एल चेक करने, कैसे आप चेक करेंगे कोई सेट एल है? एक बात और कि कोई भी वेक्टर स्पेस के हमारे इनफाइनाइटली मेनी बेसिस होती हैं, सिर्फ एक बेसिस नहीं होती है, हम आपको बताएंगे। और इसको हम स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं या फिर यूजुअल बेसिस बोलते हैं। ठीक, तो देखिए हम क्या चेक करने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस यस में हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हमारा पहला बात तो एल है और ये R3 के हर एक एलिमेंट को ये जनरेट कर सकता है। तो आइए हम दिखाते हैं। एल चेक करने का आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे अगर हमारा अभी के लिए हम बता रहे हैं R3 ओवर R का एल कैसे, इस सेट को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो इसका मतलब ये लाई है। ठीक, तो हम इसका निकाल सकते हैं। देखिए 1 डिटर्मिनेंट निकालिए 1, सॉरी क्या हमने बोला कि अगर ये हमारा फ्रेंड से अगर ये हमारा 0 के बराबर आता है तब ये एलडी है। कि अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर हमारा 0 के बराबर आ जाता है तब ये एलडी होगा। ठीक, अगर नॉन जीरो आता है, हमने शायद पहले बोल दिया था 0 आएगा। ठीक, तो चेक करने के लिए आपको क्या कि आप इस सारे एलिमेंट्स को आप मैट्रिक्स में लिखिए और उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। ठीक, और डिटर्मिनेंट अगर हमारा 0 आता है, अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 आता है तो एल डी रहेगा, अगर नॉन जीरो आता है तो एल आई रहेगा। तो फिर से लिख देते हैं आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर हमारा 0 है डिटरमिनेंट, अगर हमारा 0 है तो ये एल डी होगा। अगर हमारा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये एल आई होगा। ये पहला मेथड है चेक करने का कि कोई भी जो दिया गया है सेट ये एल आई है या फिर एल डी। दूसरी तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये अगर मान लीजिए इसे दिया गया है 2 0 0
एंड दिया गया है 1,0,0, ये 2 दिया गया है। अब इसको LI है कि LD चेक करने का क्या तरीका है। अब इसका तो आप डिटर्मिनेंट निकाल नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी क्या अगर हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो 1, इसका डिटर्मिनेंट तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है चेक करने का कि अगर ये इसके यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं, ठीक, ये 0 है, अगर ये इसके स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है, यानी जैसे अगर ये एलिमेंट हमारा E1 है, इसको हम E2 मानते हैं, इसको E2 मानते हैं, तो अगर हमारा E2 अगर हमारा E1 कोई भी एक अगर हमारा एक दूसरे के स्केलर मतलब मल्टीपल में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब वो LD है। जैसे यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं ये एलिमेंट क्या है 1 0 0, इसी के तो बराबर है 2 ऑफ 1 0 0 ना, ये दोनों बराबर है, यानी कि हमने इसको स्केलर मल्टीपल में लिख दिया है तो इसका मतलब ये LD है। ठीक, अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी इस एलिमेंट को, अब आप इसको इसके स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख पाएंगे, ठीक, इसको आप इसके स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख पाएंगे, आप लिख के देख लीजिए। तो दो तरीके हमने आपको बताया, पहला आप डिटरमिनेंट फॉर्म में रख सकते हैं, दूसरा अगर एक से दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्केलर मल्टीपल है तो हमेशा LD होगा। ठीक, तो ये बातें हमने आपको बताई चेक करने का तरीका। अब दूसरी बात LI चेक कर लिया आपने, ये तो LI निकला सेट ना। अब इसको देखिए अगर कोई भी एलिमेंट हमारा R3 में है तो वो इसको जनरेट भी कर पाएगा। आइए दिखाते हैं कैसे। LI तो आपने देख लिया कि ये सेट हमारा LI है। अब आइए जनरेटिंग कैसे देखते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, R3 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऐसे तो होंगे 2 3 या 1 या फिर 2 3, किस टाइप के आप लेने चाहिए 2 0 1 टाइप के या फिर 1 2 5 टाइप के। तो हम इन सभी ऐसे टाइप के एलिमेंट होंगे ना, हम दिखाने जा रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट ही इन सारे एलिमेंट के इन सारे एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। कैसे, चलिए हम 2 3 1 को जनरेट करके आपको दिखाते हैं। 2 3 1 को कैसे लिख सकते हैं, इन्हीं एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम आपको लिख के दिखाने जा रहे हैं। 2 1 0 0 प्लस 3 0 1 0 प्लस 1 0 1 0, यहाँ पे 1 है ना। अब देखिए ये सारे अब आप ऐड कर लीजिए, यही एलिमेंट मिल जाएगा। हमने इसको इन जो एलिमेंट हमने R3 से लिया, हमने इसको S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब आप इसको करके देख लीजिए, 2 इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा ना, यानी कि ये 2 0 0 आया, इसको क्या आएगा प्लस 0 3 कॉमा ये आया, प्लस ये क्या आया 0 0 1 आया। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट वाइज, यानी कि ये वाला इससे ऐड होगा फिर ये वाला इससे। अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 3 1, यानी कि हमने देख लिया ना कि हम इस एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे रहे हैं, यानी कि ये इसको जनरेट कर पा रहा है ना। अब आप ऐसे ये वाला भी चेक कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में आप उसके लिख सकते हैं। कोई भी एलिमेंट आप R3 से लेंगे तो ये यस सर जो है उसको जनरेट कर पाएगा, जिसको हम स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा बेसिस होती क्या है। जैसे आप R2 ले लीजिए, R2 हम मान लीजिए ये R2 ओवर R हमने वेक्टर स्पेस लिया, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, ये होगी 1 0 एंड 0 1। ठीक, और एक बात बता रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस उसकी डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस। यहाँ पे हम रिमार्क में लिख सकते हैं, रिमार्क नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V over F इज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, इज डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। जैसे R3 ओवर R3 के बेसिस में कितने एलिमेंट थे, 3 थे ना, 1 2 3। तो डायमेंशन ऑफ R3 कितनी होती है, R3 की डायमेंशन हमारी 3 होती है। ये हमारी R2 ओवर R की बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो डायमेंशन ऑफ R2 क्या होती है, 2 होती है। ठीक, तो आप डायमेंशन जैसे अगर R4 ओवर R की हम बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी 1 0 0 0, फिर इसमें 4 होंगे क्योंकि इसकी हमारी दिखाते हैं
इसका डायमेंशन 4 होगी, 1, 0, 0 और 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 0, 1। ये जो है हमारी R4/R की स्टैंडर्ड बेसिस है। आप बेसिस ऐसे भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं स्टैंडर्ड बेसिस। जैसे हम आपको R2/R की एक बेसिस हम बना के दिखाते हैं। ये R2/R की बेसिस है 5, 4 एंड 0, 1। ये हमारा बेसिस है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, ये Li भी है और ये सारे एलिमेंट को जनरेट भी कर पाएगा, जनरेट कर देगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई R2/R से हम एलिमेंट ले रहे हैं 2, 3, ये R2 से। अब इसको हम इसके लिए कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाएंगे आपको, ठीक। यानी कि 2, 3, अभी हमको पता नहीं ना किस स्केलर में लिखेंगे, हम आइए आपको दिखाई देते हैं। हमने क्या बताया, स्टैंडर्ड बेसिस में हमने क्या लिया था, 5, 4। स्टैंडर्ड बेसिस में हमने बेसिस बताया कि ये हमारी R2/R की बेसिस है, जो कि हमें पता है। इसको आप Li देखिए, Li भी है और ये Ld भी है, सॉरी Li भी है, Li तो है, आप चेक कर लीजिए इसका 5, 4 डिटर्मिनेंट में 0, 1, 5 - 4 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या, ये Li है, Li पता चल गया। अब जनरेटिंग सेट पर कैसे पता करेंगे, तो मान लीजिए कोई हमारा 2, 3 हमारा R2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक। इसको हम इसके लिए कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ठीक। 2, 3 इज इक्वल टू द अल्फा ऑफ 5, 4 प्लस बीटा ऑफ 0, 1। अब यहाँ पे हमको अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के दिखा देनी, ठीक। कैसे निकलेगी, 2 of 3 इज इक्वल टू द 5, इसको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लीजिए, 5 अल्फा प्लस यहाँ पे क्या हो है 0 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा, ठीक। ये आएगा। अब देखिए 5 अल्फा बराबर, यहाँ से इसको कंपेयर करिए, 5 अल्फा, फाइज लिखते हैं, एक मिनट यार, क्या लिखते हैं, 5 अल्फा इज इक्वल टू द 2 एंड 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है। यहाँ से अल्फा बराबर हमारा 2/5 आ गया, इसमें पुट कर दीजिए 4 इंटू 2/5 प्लस बीटा बराबर 3, यानी कि बीटा बराबर क्या आया, 3 - 8/5। बीटा बराबर क्या आया, 5 3 15 - 8 7/5। अल्फा की वैल्यू ये आई 7/5, इसकी 2/5, यानी कि यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 5, 4 प्लस बीटा की 7/5 ऑफ 0, 1। तो हमने दिखा दिया कि जो है एस के कोई भी एलिमेंट अगर आप R2 से ले रहे हैं तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। जहाँ पे हमारा देखिए, जब आप स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं तो यहाँ पे जो स्केलर्स आता है वो एकदम सिंपल आता है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आता, इसीलिए उसको हम स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस जो है हर एक एलिमेंट को जो है कोऑर्डिनेट वाइज जनरेट करता है, मतलब पहले एलिमेंट को, जैसे 2 को हमारा स्टैंडर्ड बेसिस का पहला जनरेट करेगा, 3 को स्टैंडर्ड बेसिस का हमारा दूसरा जनरेट करेगा। जैसे हम दिखा दें कि अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है R2 की, ये होती है ना 0, m। जब आप इसको 2, 3 को इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, 2, 3 ऑफ, कैसे लिखेंगे, 2 ऑफ 1, 0 एंड प्लस 3 ऑफ 0, 1, ठीक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 2 जो है पहला वाला एलिमेंट 2 को जनरेट कर रहा है, दूसरा वाला एलिमेंट 3 को जनरेट कर रहा है, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। लेकिन जनरेट तो हमारा ये भी कर रहा है, ये वाला, इसका मतलब ये भी हमारा बेसिस है। हमने दिखाया ना कि जनरेट कैसे किया, तो ये होता है। तो आइए अब हम बेसिस, हमने आपको बता दिए बेसिस क्या होता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट। तो आई होप आपको बेसिस अच्छे से समझ में आएगा होगा, क्योंकि बेसिस एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा वेक्टर स्पेस का, इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा इसको ज़्यादा समझाया। ये हमेशा यूज होगा हमारा हर एक जगह बेसिस, मतलब तीनों यूनिट आप पढ़ेंगे तो ये यूज़ होगा हमेशा। बेसिस क्या होता है, बेसिस के लिए क्या, कि हमारा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा वो हमारा जनरेट करना चाहिए वेक्टर स्पेस का, यही दो कंडीशन होती है बेसिस दिखाने के लिए। बेसिस दिखाने के लिए हमने आपको
LI कैसे हम चेक करते हैं? हाँ, LI चेक करने का भी हम जब तीसरी यूनिट पढ़ेंगे उसमें हम एक्लन फॉर्म पढ़ेंगे, तो LI चेक करने का तो और ईजी मेथड आपको पता चल जाएगा। बेसिस भी वहाँ पे आप मैट्रिक्स से हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं जब वो आपको हम तीसरी यूनिट पढ़ा रहे होंगे, ठीक। तो हमारा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है? मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कि अगर हमारा लेट V ओवर F ये वेक्टर स्पेस एंड F इज अ सबसेट ऑफ V, देन S इज कॉल्ड मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V इफ, इसमें दो कंडीशन है क्या, कि हमारा S जो है पहले Li होना चाहिए और दूसरा एवरी सुपरसेट ऑफ S इज LD। मैक्सिमल लीनियरली से आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे वेक्टर स्पेस का सबसेट है तो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब अब उससे ज्यादा सेट एलिमेंट वाले सेट नहीं लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इसीलिए तो हम उसको मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोल रहे हैं। यानी कि अब उससे और कोई भी बड़ा सेट मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसीलिए उसको क्या कंडीशन, दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कि ये हमारा ये लाई होना चाहिए और एवरी सुपर सेट तो आपको पता होगा ना कि उससे बड़ा वाला सेट, यानी कि उससे अगर एक भी एलिमेंट अगर आप उस सेट में ज़्यादा डालेंगे तो वो तुरंत LD हो जाएगा। जैसे ये हमने स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 की हमने बताई थी ना, R2 ओवर R की स्टैंडर्ड बेसिस हमने आपको क्या बताई थी, 1,0 एंड 0,1। ये हमारा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। अगर आप इसमें कोई एक भी एलिमेंट डालेंगे तुरंत वो LD हो जाएगा। देखिए आप कोई भी एलिमेंट बोलिए हम डाल दें, 2,3 डाल दें, ठीक है डाल देते हैं, 1,0 0,1 एंड 2,3 आपने बोला हम डाल दिए, तो ये तुरंत LD हो गया। LD हो गया ना, तुरंत हम आपको दिखा भी दें कहिए। LD के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ये अपने किसी भी एलिमेंट के प्रीसीडिंग एलिमेंट्स के अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो वो तुरंत LD होता है। तो देखिए 2 और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 ऑफ 1,0 प्लस 3 ऑफ 0,1, इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं। हमने आपको थ्योरम भी बताई कि अगर कोई हमारा LI सबसेट है और S में हमारा कोई AK बिलोंग कर जाए और वो अपने प्रीसीडिंग टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा हो तो उस A को अगर हम उस सेट में डालेंगे तो LD हो जाएगा। तो आप देख पाइए कि अगर हमने ये स्टैंडर्ड बेसिस लिया और स्टैंडर्ड बेसिस में हमने एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा डाल दिया जो कि अपने प्रीसीडिंग टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो वो तुरंत LD हो गया। इसमें अब आप देखिए इसके अलावा अब आप कोई भी सेट डालें, कोई भी एलिमेंट डालेंगे सब वो तुरंत LD हो जाएगा। तो आप आई होप आपको मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में पता चल गया होगा कि ये हमारा कोई भी अगर सबसेट है तो ये हमारा LI होना चाहिए और उसका कोई भी सुपरसेट LD हो जाए तो उसी को हम मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। आइए हम मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर पढ़ते हैं। मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर क्या है? लेट बी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस एंड एफ इज अ सबसेट ऑफ बी, देन एस इज कॉल्ड मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर ऑफ वेक्टर स्पेस इफ। पहला कंडीशन इसमें क्या है? पहली कंडीशन है यस जो है हमारा जनरेट करना चाहिए वी को, यस जो है वी को जनरेट करना चाहिए और एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ यस कैन नॉट जनरेट वी। तो देखिए मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर, आप इससे समझ पा रहे हैं मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर, कोई अगर सेट ऑफ जनरेटर है और वो मिनिमल है, मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर मतलब कि अगर उससे कोई भी सेट छोटा होगा तो वो तुरंत जनरेट कर ही नहीं पाएगा। यही इसका मतलब है ना मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर, मतलब उससे अब और कोई छोटा सेट उसको जनरेट नहीं कर सकता वी को, वेक्टर स्पेस को। तो उसकी कंडीशन में क्या है कि ये जो है पहले तो हमारा जनरेट, अब जनरेटर सेट है तो जनरेट तो करेगा ही, तो उसकी पहली कंडीशन में क्या है कि यस हमारा वी को जनरेट करना चाहिए। जनरेट करने का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई भी एलिमेंट हमारा वी में है तो वो यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। चाहे जो एलिमेंट आप वी से लेंगे तो यस के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही वो बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं कि वो बाहर से हो जाएगा। इस ऐसे हम कह सकते हैं कि यस हमारा जनरेट कर रहा है फिर वी को, इसीलिए हम क्या होना चाहिए पहला एस जो है जनरेट करना चाहिए और एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ यस कैन नॉट जनरेट। प्रॉपर क्यों यहाँ पे बोला गया है? जैसे मान लीजिए अगर 1,2 इस दो एलिमेंट है ए सेट में और हमारा बी सेट है 1,2, तो हमें पता है कि अगर हमारा बराबर होता तो वो भी उसका सबसेट ही कहलाता है, सबसेट ही कहलाता है, ठीक, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर में बराबर नहीं होता है, ठीक, इसीलिए हमने बोला कि एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस कैन नॉट जनरेट पी। कोई भी अगर हम सबसेट लेंगे एस का तो वो जनरेट ही नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि वो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर है। तो आपको पता चल गया हो कि मैक्सिमल लीनियरली और मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर क्या होता है। इसको हमने क्यों बताया? क्योंकि इससे हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, थ्योरम है, जो कि ये थ्योरम है। ये थ्योरम के बारे में और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 2014 में आप देखिएगा, 2022-23 वाले पेपर में देखिएगा
और 2017 के पेपर में देखिएगा ये आता है प्रूफ करने वाला। ठीक, इसमें से आपकी भी चांसेस है क्योंकि हमारा 2023-24 में ये वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब की आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अगले लेक्चर में इसको लेक्चर नंबर अपने 5 में पढ़ने वाले हैं। ठीक।